थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास भी करते थे। फिर टीवी में देखना शुरू किया। तब ये कल्पना नहीं की थी कि कभी आपसे सीधा प्रश्न पूछूंगा, तो थोड़ी घबराहट भी है। केजी सुरेश जी से पहले फ़ोन पे 2-4 बार बात हुई है, तो थोड़ा सा कौन है और परम मित्र है जी। तो मैं सीधा अभी समय वेस्ट नहीं करता हूँ। जैसा मैंने आदरणीय केजी सुरेश जी से भी कहा था, और पिछले कल मैं अश्विनी महाजन जी से भी बात की थी, तो मैंने उनसे शुरू में यही कहा था कि मेरे प्रश्न जो होंगे वो एक युवा की तरह होंगे, युवा के लिए होंगे, और डेविल्स एडवोकेट की तरह होंगे। और थोड़ी देर पहले कहा था कि कांटे से कांटा निकालने जैसा प्रयास होगा। अभी जिस पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं, मैं देखा पुस्तक पढ़ी तो उसमें आपका जो प्रीफेस है वो 2003 का है। उस समय इस तरीके का शीर्षक, कम्युनिस्ट आतंकवाद, ये शीर्षक अपने आप में ही एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कम्युनिज्म के लिए क्योंकि आतंकवाद का प्रयोग किया गया है, तो ये जो, और इस पुस्तक में बहुत सारे लेख हैं, अलग अलग चैप्टर हैं, उनका संकलन है, नेपाल का भी एक चैप्टर है। तो प्रश्न ये है कि ये जो आपने शीर्षक दिया, ये वैचारिक असहमति के कारण था या राष्ट्रीय जो सुरक्षा का दृष्टिकोण है उसके आधार पर था? मैं आपका उत्तर युवाओं के हिसाब से बहुत विस्तृत चाहता हूँ जी। यह शीर्षक केवल इस आधार पर दिया गया है कि नदी को नदी कहेंगे, पहाड़ को पहाड़ कहेंगे। यह केवल इस आधार पर दिया गया है कि 2 और 2 मिलके 4 बनते हैं। इसमें कोई भी अन्य किस्म का पूर्वाग्रह या चिंतन नहीं था। कम्युनिज्म पूरी तरह से आतंकवाद पर निर्भर एक हिंसक विचारधारा है। जहाँ कहीं कम्युनिज्म रहा वहाँ उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का नाश किया। रशिया में रहे तो 4 करोड़ लोग स्टालिन के समय में मारे गए। माओ से तुंग में बीबीसी की फिल्म बनी तो 10 करोड़ लोग जो थे वे माओ से तुंग की लंबी छलांग और जो रिवॉल्यूशन थी उसकी सामूहिक क्रांति, उसमें मारे गए। पोल पॉट का हुआ तो एकमात्र ऐसा कम्युनिस्ट शासन पोल पॉट का रहा कंबोडिया में कि जहाँ की 1/3 जनसंख्या, 1/3 ऑफ एंटायर कंबोडिया was massacred by the communist leader Pol Pot। भारत में जब से नक्सलिज्म मार्क्सिज्म आया है तब से भारत के अध्यापकों का, गृहिणियों का, छोटे छोटे बच्चों का, सैनिकों का, अर्धसैनिकों का, इन सब पर प्रहार सबसे ज़्यादा इन हिंसावादी आतंकवादियों ने किए। मैंने उस समय कांग्रेस सरकार को भी लिखा था कि आपके गृह मंत्रालय में आपने एक सेल बनाया है जिसमें 13,000 करोड़ से अधिक पैसा आप केवल उन प्रदेशों में देते हैं जहां कम्युनिस्ट आतंकवादी सक्रिय हैं। ये माओवादी हैं, माओवादी लेनिनवादी हैं। इनके करीब 20-22 गुट थे, अब भी कई गुट इनके चल रहे हैं। तो दे आर नॉट लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। आई मीन दिस इज टू हाइड देयर रियल पॉइजनस आइडेंटिटी, उसको छुपाने का। जैसे आप लेफ्ट लिबरल आप शब्द नैरेटिव कर देते हैं, तो लेफ्ट लिबरल का क्या मतलब होता है? हिंदू विरोधी हिंसा को समर्थन देने वाले तालिबान। अब जैसे अभी सुधांशु जी ने भी कहा कि जब सीता का अपहरण हुआ तो रावण दैत्य के रूप में नहीं आया, वो साधु के रूप में आया। तो हिंदू धर्म, हिंदू भारत, भारतीयता, भारतीय सभ्यता, इस पर आक्रमण करके आतंक फैलाने वाले लोग लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नहीं, वे कम्युनिस्ट टेररिस्ट हैं। दे आर प्योर एंड सिंपल कम्युनिस्ट टेररिस्ट, कम्युनिस्ट आतंकवादी हैं। ये बात मैंने उस समय रखी थी, इसलिए नाम दिया, बाकी कोई उनका आवरण नहीं रखना चाहिए। बहुत बहुत जी, आपने काफ़ी विस्तार से इस नाम का क्यों रखा था ये बताया। आदरणीय रतन शारदा जी की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है RSS 360 डिमिस्टिफाइंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो पहले एक ब्लूम्सबरी प्रकाशन से आई थी, अभी सुरुचि से आई है। तो उसका अनुवाद करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। उसमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा है सीक्रेटिवनेस ऑफ RSS एंड मीडिया।
सीक्रेटिवनेस ऑफ आरएसएस एंड मीडिया। तो उस चैप्टर में एक जगह वो आपका उल्लेख है और स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी का एक उल्लेख है कि जब आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट फाइल किया था कि उसमें कुछ ऐसी बात थी कि एसेट नहीं है, तो उन दिनों कुछ मीडिया में बहुत बातें चली थी और बाकायदा उन्होंने CNBC एक पैनल की बात की थी कि उनको बहुत ज़्यादा खलबली मची थी कि कोई व्यक्ति बिना एसेट के कैसे रह सकता है, ये वो, और मतलब बहुत सारी कमियां उन्होंने निकालने की कोशिश की थी। थोड़ी देर पहले आदरणीय सुरेश जी से भी मैं यही पूछ रहा था कि एक मूवी है जिसका डायलॉग है कि सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम उसका है। तो आज भी वो मीडिया में है, विश्वविद्यालयों में है, साहित्य में उनकी पकड़ है, बहुत सारे देखते हैं हम। तो जानना ये है कि जो वैचारिक कब्जा है, कुछ लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक बहस या विमर्श के तहत ये सारी चीज़ें हैं। तो वही प्रश्न है कि सरकार बने हो बहुत समय हो गया, आदरणीय सुरेश जी ने अपने दृष्टि से उसका उत्तर देने का प्रयास किया। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये सिस्टम में कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, उस पर आपका क्या कहना है? ये यहाँ जो राष्ट्रीयता और हिंदुत्व में विश्वास करने वाले हैं उनको स्वयं निरीक्षण करना होगा। ये हमारी कमजोरी है, ये कमजोरी उनकी नहीं है। अगर शत्रु हमारे देश में आके शासन करता है तो ये कहना कि वो बड़ा था, उसने हमको परास्त कर दिया, नहीं। हमारी कमजोरी थी इसलिए गजनवी भी आया, हमारी कमजोरी थी इसलिए अंग्रेज आए, हमारी कमजोरी थी इसलिए गोवा पे 400 साल पुर्तगाली शासन करते रहे, हमारी दुर्बलता और सामूहिकता का अभाव था इसलिए 400 साल हमें राम मंदिर बनाने में प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगर सरकार हमारी, सिस्टम उनका है, तो इसमें दुर्बलता किसकी है? दुर्बलता उनकी है कि जो आज विजय पथ पर है उनको देखना होगा कि सिस्टम में छिपे हुए जो कॉकरोच हैं उन कॉकरोचों को बाहर निकाल फेंका जाए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको बड़े अच्छे ढंग से सामने लाया है और जिस प्रकार से हेमंत बिस्व शर्मा असम में और बंगाल में हमारे आनंद मठ के वीतरागी बंगाल की कालिमा और कलुष को धोने के लिए लड़ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में सिस्टम से भी ये जो इंसेक्ट्स हैं, जो कॉकरोचेज हैं, ये सब साफ होंगे। सिस्टम भी वही होगा जिसकी सरकार होगी। जी, ये एक बहुत ही ऊर्जा बढ़ाने वाला एक्चुअली हुआ कि नाते मैं कह रहा हूँ कि ये आपका उत्तर है। अब मैं प्योर स्टूडेंट के हिसाब से प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं राजनीति शास्त्र से PhD कर रहा हूँ, इससे पहले मैं रसायन शास्त्र से PhD हूँ। प्रश्न ये है कि अगर ये विचारधारा कम्युनिस्ट आतंकवादी है तो आज भी हम देखते हैं कि ये युवाओं को आकर्षित करती है। आदरणीय सुरेश जी ने कहा कि JNU में SFI का सारा तंत्र है। मैं हिमाचल से रहने वाला हूँ, शिमला यूनिवर्सिटी का मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कई सारे और जगहों का भी है। प्रश्न ये है कि अगर ये इस तरीके की आतंकवादी विचारधारा है तो फिर ये युवाओं को इतना आकर्षित कैसे कर रही है? आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि हमारी विचारधारा में कमी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कमी किस चीज़ की है? क्या हम संवाद नहीं कर पा रहे हैं या हम विषयों को नहीं समझा पा रहे हैं? नवीन जी, मुझे आप एक बार बताइए, इस संसार की आज सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसके कारण से ट्रंप ने भी वेनेजुएला पे हमला किया? वो है नशीले पदार्थ। अगर आप कहें कि मारिजुआना युवाओं को आकृष्ट कर रही है तो इसका क्या उत्तर होगा? ये जो लेफ्ट लिबरलिज्म या कम्युनिज्म की एक मादक विचारधाराएं हैं, दे आर नथिंग बट मारिजुआना, दे आर नथिंग बट हेरोइन। वो मादक द्रव्य है और जिस प्रकार भारत सरकार भी मादक द्रव्य नशीले पदार्थों के खिलाफ इतना अभियान कर रही है, पंजाब में क्या बोलते हैं उसे? चिट्टा बोलते हैं। तो JNU में ये जो लोग हिल्दा वगैरह के साथ समर्थन करते हैं, ये सब लेफ्ट चिट्टे के आदी हैं, लेफ्ट चिट्टे के उनको आदत लग गई है। तो उससे मुक्त करना, उनके माँ बाप को भी शांति मिलेगी और उनका भी स्वास्थ्य ठीक होगा। तो दिस इज नो विचारधारा, ये केवल मारिजुआना है। और उसके विरुद्ध जो सत्य तत्व पे आधारित लोग हैं, जो सत्यनिष्ठ हैं, जो भारतनिष्ठ हैं, उनको वही भावना से काम करना होगा जिस भावना से आनंद मठ के सन्यासियों ने हाथों में खड्ग लेकर और हृदय में वंदे मातरम लेकर उनका मूल नाश किया था, ऐसे इनका मूल नाश करना पड़ेगा। ये वैचारिक चिट्टे वाले हैं। मेरे हिमाचल में चिट्टे का बहुत आतंक है।
तो युवा आक्रोशित हो रहे, आप कहेंगे? बहुत ज़्यादा आतंक है। और ऐसा हुआ है कि अभी तो सरकार ने एक ड्राइव चलाया था। मैं जिस जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ, वहीं अभी 15-20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, और 10 दिन बाद वहीं पे पुलिस वाले चिट्टा बेचते हुए पकड़े गए। अब आप कह रहे हैं कि ये चिट्टा वाली मानसिकता है, पर भाई साहब जब ये चिट्टा पीने वाले नेशनल मीडिया पे आके बैठते हैं और डिबेट्स में इतिहास प्रस्तुत करते हैं। अभी हाथ पीछे कुछ ही समय पहले हुआ था, छत्रपति शिवाजी जी का एक विषय उठा था और वामपंथ की तरफ से एक युवा लेडी थी, लड़की थी वो, जो बहुत तर्क वितर्क करते हुए अपने विषय रख रही थी। तो ये जो मीडिया तक पहुंच गई, इनकी पहुंच है, फिर इसको कैसे देखेंगे? क्या ये चिट्टा मतलब मीडिया के लोग भी चिट्टे वालों को ही बुलाते हैं? देखिए, अगर मीडिया में इतना इनका प्रभाव होता, अगर सामाजिक नैरेटिव बनाने में और सामाजिक वातावरण बनाने में इतना प्रभाव होता, तो क्या आप समझते हैं 2014 आता? कहाँ है इनका प्रभाव? इनका प्रभाव केवल डरे हुए जैसे चूहों के बिल होते हैं, उन बिलों में घुसे हुए हैं। ये उनको बिलों से बाहर निकालना है और इनका अंत समय आ गया है। अगर इनका प्रभाव होता तो 2014 आने देते ही है, अगर इनका प्रभाव होता तो 2019 आने देते, 2024 आने देते, नहीं आने देते। अतः ये हमेशा मानकर चलना चाहिए कि इनके विरुद्ध हमारा संघर्ष वो है जो दाहिर का कासिम के खिलाफ था, जो हिंदू समाज का औरंगजेब के खिलाफ था, जो हमारे क्रांतिकारियों का अंग्रेजों के खिलाफ था। वो संघर्ष आते आते हम यहाँ तक आए हैं कि मंदिर बन गया, सोमनाथ के पर्व मनाने लग गए, तो इनकी छाती पर सांप रेंग रहे हैं और ये अब अपने को कब्र की तरफ जाते देख रहे हैं। अतः इनका कोई महत्व मीडिया में हो या कहीं भी हो, समाज पे इनका कोई असर होता दिखता नहीं है। जी, पुस्तक में मैं एक चैप्टर्स की बात करता हूँ छोटी सी। अब आपने अलग अलग राज्यों को लेके लिखा हुआ है कि कम्युनिस्ट आतंकवाद 13 राज्य हैं। हाँ, 13 कम्युनिस्ट आतंकवाद की गिरफ्त में 13 राज्य हैं आज की तारीख में। हाँ, तो हमने देखा है कि जैसे केरल में आज सरकार है, भाई साहब ने भी कहा कि केरल तक सिमट के रह गए हैं। इससे पहले बंगाल में भी रही है, त्रिपुरा में भी थी, वहाँ पलट के आई। तो वो जो सरकारें बनी भाई साहब, वो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बनी। तो अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वहाँ सरकारें बनी हैं, आज भी मान लीजिए जैसे केरल में सरकार है, तो उनको आतंकवाद की श्रेणी में रखना क्या उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया मैं अभी मंत्र मंत्र विप्लव की चर्चा करके आया हूँ। मंत्र विप्लव का अर्थ होता है कि समाज के वैचारिक वातावरण में अगर विष आ जाए तो विभ्रम की स्थिति होती है। ये विभ्रम की स्थिति थी कि 5 बार ज्योति बसु जैसे कम्युनिस्ट हिंसावाद के समर्थक वही वोट लेके आते रहे। उसको क्या कहेंगे आप? लालू यादव सब तरह के घोटाले करने के बाद भी 5 बार वो मुख्यमंत्री बने, वो नहीं बने तो उनकी पत्नी बनी, उनके घर वाले बने। ये जो समाज है, यह उस वैचारिक विष की मानसिकता में ग्रस्त है। जो विशाला मानस होगा वो सत्व उसकी तरफ वोट कब देगा? जिसका ये विभ्रम दूर हो गया उसने नरेंद्र मोदी को वोट दे दिया। जिसका विभ्रम दूर नहीं हुआ वो उसी जहर में घुसा हुआ है। तो वो जहर निकालने के लिए भी हम लोग पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। जी, पुस्तक में ही बिहार, झारखंड, जैसे आपने कहा कि 13 राज्यों की बात है कि है, बिहार है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। वहाँ पे नक्सल हिंसा और क्योंकि एरिया सारे नक्सल प्रभावित माने जाते हैं और अभी तो सरकार ने काफ़ी अच्छा सफाई अभियान चला के ही रखा हुआ है। मैं पुस्तक के ही हिसाब से प्रश्न पूछ रहा हूँ, वहाँ जो नक्सली हिंसा थी या हुई या हो रही है, उस पर भी उनकी विचारधारा को दोषी मानने का लिखा हुआ है। मुझे जानना है कि अगर वो विचारधारा की ही सारी लेन देन है तो राज्य जो है उसकी भूमिका फिर वो कहाँ गई? प्रश्न उठता है कि राज्य किसका है और राज्य में बैठे वाले लोगों की रीढ़ कितनी मजबूत है। ये किसी से छिपा है क्या कि अभी हाल ही तक आंध्र में, तेलंगाना में, बिहार में जो सत्ता पक्ष उस समय थे, उन्होंने चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए
इन्हीं कम्युनिस्ट आतंकवादियों के संगठनों से बातचीत की, उनको सर्किट हाउस में बुलाया और उनके साथ चुनावी समझौते किए। केवल अमित शाह ने अब आके ऑपरेशन सर्पांत ऑपरेशन ये किया है और अब प्रतिदिन हमको दिख रहा है कि ये जो इधर उधर के हिंसावादी आतंकवादी हैं, इनको उनके बिलों से निकाल के, बिलों में धुआं मार के उनको बाहर फेंका जा रहा है। अब एक नेपाल से जुड़ा हुआ प्रश्न, वैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में आपने उत्तर दे दिया है, पर क्योंकि पुस्तक में एक चैप्टर है तो पूछना आवश्यक है कि उस समय की घटना है जब वहाँ पे कम्युनिस्ट सत्ता में थे और उनका पूरा तंत्र चल रहा था। वही प्रश्न है वहाँ पे कि वो तो वहाँ की सरकार बन गई थी, सरकार में लोगों ने जिताया, काफ़ी समय तक रही है, तो उस दृष्टि में ही कम्युनिज्म केवल भारत का तो चलो मान लिया, पर वहाँ पे जब सरकार डिलीवर नहीं कर पाती और सरकार में भ्रष्टाचार कदाचार बढ़ जाता है तो लोग तंग आके सोचते हैं कि ये नहीं तो जो भी मिल जाए उसको वोट दो, और उनके सामने लोग लुभावने नारे दिए जाते हैं। आखिरकार ज्योति बसु का इस देश में, पश्चिम बंगाल में इतना लंबा शासन कैसे चला, आखिरकार केरल में कैसे चला, पर अंततः उनका अंत हुआ। वही हम वहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ भी हिंदुत्व की सशक्त विचारधारा अब मजबूत हो रही है और उनको वामपंथियों का वहाँ कोई महत्व रह नहीं गया। अब ये युवा के हिसाब से प्रश्न है, एक मान लीजिए अभी बंगाल से या केरल से कोई युवा आता है आपके पास और आपसे ये प्रश्न करता है कि तरुण जी, मैंने तो वहाँ, क्योंकि उनका शासन है और मैंने वहाँ देखा कि जैसे केरल के बारे में बात की जाती है कि लिटरेसी रेट में बहुत ऊपर है, आगे है, मैंने वहाँ पे शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, भूमि सुधार को लेके या कुल मिला के बड़ी तरक्की देखी है। तो इस पुस्तक में ऐसा कौन सा अध्याय है जो आप उसको दिखाएंगे कि वो उसको संतुष्ट कर दे और जो वो बोल रहा है वैसा नहीं है? मैं उनसे एक ही प्रश्न करूंगा, अगर इतना सुधार और तरक्की हो गई है तो भारत में सबसे ज़्यादा नौजवान और सबसे ज़्यादा उद्यमी केरल छोड़ के दुबई, मस्कट और दिल्ली में क्यों आते हैं? इसका उत्तर दो। अगर तरक्की है तो वहीं रहो। ये सब आंकड़ों की फरेब है और कुछ नहीं। आपका प्रीफेस है इस पुस्तक में, शुरू में अपनी बात के नाम से आपने लिखा है, उसके मैं अंतिम लाइन आपकी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे उस पर एक बहुत अच्छा प्रश्न दिखा है, मैं वो पढ़ के आपको बता रहा हूँ। इसमें आदरणीय श्रद्धेय होवे शेषाद्री जी की प्रस्तावना है। पुस्तक आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो चीज़ लिखी गई है। जो आपने लिखा है मैं वो पढ़ रहा हूँ, फिर मेरा प्रश्न है। आपने लिखा है, यह पुस्तक कम्युनिस्ट आतंकवाद के शिकार देशभक्त भारतीयों को समर्पित करते हुए हमें विश्वास है कि शीघ्र ही हम वह दिन देखेंगे जब इस्लामी जिहाद के साथ साथ कम्युनिस्ट आतंकवाद से भी देश को मुक्ति मिलेगी। ये बात 2003 में लिखी थी तरुण जी, आज 22 साल हो गए। तो ये जो आपने लिखा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि हम इस दिशा में कितने आगे बढ़े हैं या और कितना समय लग सकता है? बहुत देर कर दी, ये तुरंत समाप्त होना चाहिए था। ये देश का कैंसर था और मैं समझता हूँ कि जिहाद और कम्युनिस्ट आतंकवाद, कम्युनिस्ट विचारधारा को तो इस देश में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इस विचारधारा का भारतवर्ष में कोई स्थान नहीं है, जैसे रशिया ने कर दिया, जैसे अमेरिका ने कर दिया, क्योंकि ये दीमक है। ये जिस देश में रहते हैं उस देश की जड़ को खोखला करते हैं और कम्युनिस्ट आतंकवादियों ने केवल अपने निशाने पर केवल और केवल हिंदुओं को रखा है, चाहे वे स्वामी लक्ष्मणानंद जी रहे कंधमाल के या बस्तर के लोग रहे, केवल और केवल हिंदू उनके निशाने पे हैं। तो इन कम्युनिस्ट आतंकवादियों में और हमास में और लश्कर तैयबा में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि इस देश में कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रतिबंधित कर देना चाहिए और देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा सरकारी कार्यालयों में एक फॉर्म भरना चाहिए कि जो व्यक्ति कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास रखता है
उसको वहाँ पे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए और किसी भी विश्वविद्यालय में उसको अध्यापन का कोई भी अवसर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये जहर है, ये विष है। इट्स अ पॉइजन अगेंस्ट द वेरी माइंड एंड बॉडी ऑफ द कंट्री। तो यह अंत होना ही चाहिए और इनके निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जनसंघ और भाजपा के 282 से अधिक कार्यकर्ता केवल इसलिए मार डाले गए क्योंकि वे हिंदू थे और वे हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करते थे, केवल इस कारण से। तो उन बलिदानियों का भी स्मारक बनना चाहिए और इस विचारधारा का अंत करना ही हमें उतना ही जरूरी होना चाहिए जितना जरूरी हमें भारत माता का गौरव स्थापित करना लगता है। अभी मैं आपसे अपना अंतिम प्रश्न पूछने से पहले आदरणीय सुरेश जी से उनका जो अध्यक्षीय उद्बोधन है या विषय जो मुख्य अतिथि के नाते इस परिचर्चा में जोड़ना चाहते हैं, तो मैं सुरेश जी से आग्रह करता हूं कि आप अपना जो भी जोड़ना चाहते हैं कृपया जोड़िए। नहीं, वैसे तो आप तरुण जी के आने से पहले हमारे सवाल जवाब हो चुके हैं और बहुत ही विस्तार से तरुण जी ने इस पूरे विषय को बताया। देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो आतंकवाद की जो तरुण जी ने बात किया, ये सिर्फ भौतिक नहीं है, ये जो है बौद्धिक भी है, भौतिक ही नहीं बौद्धिक भी है। और ये आपको जो स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में बताया जा रहा है, मेरा ये मानना है कि जो तरुण जी ने कदम बताए उसके साथ साथ आज बहुत कुछ रह गया है हमारे पाठ्यक्रमों में, स्कूल पाठ्यक्रमों में। इस नैरेटिव को बहुत मीठी जहर, जिसको कहते हैं शुगर कोटेड तरीके से आज भी सिखाया जा रहा है हमारे कॉलेजों में, हमारे विश्वविद्यालयों में आज भी इसको सिखाया जा रहा है। जब तक हम उसे घुट्टी से जब तक हम इसे नहीं निकालेंगे तब तक जो है इसको पोषण मिलता रहेगा। तो इसको जो है हमको आज भी करिकुलम हालांकि बहुत प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम बाकी है। इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि इसका डिटॉक्सिफिकेशन करने की बहुत आवश्यकता है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैं ये भी समझता हूँ कि देखिए, हम किसी को विरोधी नहीं मानते हैं। एक वो लोग जिन तक हम पहुँच पाए हैं, दूसरा वो लोग जिन तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। तो इसलिए राष्ट्रीयता के विचारधारा को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचने की आवश्यकता है, उनको बताने की ज़रूरत है। ये जो फॉल्ट लाइन्स पर खेलते हैं, जातिवाद को लेकर खेलते हैं, ये लोग सांप्रदायिकता को लेकर खेलते हैं, इस्लामोफोबिया जैसे थ्योरीज को निकालते हैं ये कहने के लिए कि भाई ये खतरे में है, फलान कौम खतरे में है। ये सिर्फ आपस में बांटने का एक राजनीति जो करते हैं। अंबेडकरवाद जैसे चीज़ों को लेकर जो है जातिगत इन्होंने समीकरण बनाने का प्रयास किया है। भारत के समाज को तोड़ने का विघटनकारी जो इनका सोच है, अलगाववादी जो सोच है, इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और इसके लिए बौद्धिक स्तर पर भी काम करने की ज़रूरत है, ज़मीनी स्तर पर भी काम करने की ज़रूरत है। और ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये स्वच्छ भारत जो है, ये सही मायने में स्वच्छ भारत नहीं होगा जब तक ये कूड़ा करकट नहीं दिमाग से हम नहीं साफ़ करेंगे। तो ये यहाँ जो बाहर कूड़ा पड़ा है, इसको साफ़ करना तो अपनी जगह है, लेकिन स्वच्छ भारत तभी सही मायने में स्वच्छ भारत होगा जब ये दिमाग का कूड़ा जो है इसको हम साफ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद केजी सुरेश जी। आपने भी एक लाइन कही, मेरा प्रश्न वही था। आपने कहा कि कई जगह हम पहुंच गए हैं, अभी हम कुछ जगह पहुंचे नहीं हैं। तरुण जी, अंतिम प्रश्न यही है कि इस पुस्तक के आधार पर और 2003 से लेकर 2026 तक जो भी प्रगति हुई है या जो भी शेष है, उसको ध्यान में रखते हुए आप युवाओं से, खासकर क्योंकि लड़ाई अब स्कूल कॉलेज के कैंपसेस में लड़ी जा रही है, उनको और वहाँ रहने वाले वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट्स जो बॉर्डर लाइन होते हैं, जो ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं और वही करते हैं वो सारा गेम, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जिस डिटॉक्सिफिकेशन की बात आदरणीय केजी सुरेश जी ने की? नहीं, ये बिना सरकार में बैठे जो धुरंधर है उनका और जो बौद्धिक योद्धा हैं उनके बिना नहीं हो सकता। और जो लिबरल आर्ट्स जहाँ पे है वहाँ पे ये लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिस्ट आतंकवादी फलते फूलते हैं।
तो लिबरल आर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है उसको एक प्रकार से देखना चाहिए, चाहे IITs हैं, चाहे टाटा सेंटर ऑफ सोशल साइंसेज है या IIMs हैं, वहाँ पे भी आज भी ये चल रहा है। तो ये युद्ध इस समय और विकट हो गया है। वास्तव में 23 साल में युद्ध लड़ा ही नहीं गया, लड़ा गया है तो केवल 25 और 26 में युद्ध हुआ है, और उस 25-26 के युद्ध को फिजिकल तौर पे और वैचारिक तौर पे और तीव्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक दशानन का वध नहीं होगा तब तक दिवाली नहीं मनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, KG सुरेश जी। आप दोनों ने ही बहुत विस्तार से और खासकर तरुण जी ने काफ़ी तेज धार के साथ, मुझे लगता है जो मैं युवा के नाते डेविल्स एडवोकेट बन के आया था, उन सारे प्रश्नों को बहुत तरीके से उत्तर दिया है, ध्वस्त किया है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। अब अंत में आप दोनों से निवेदन है कि पुस्तक हमारे सामने है, इसका एक सामूहिक चित्र हम लोग लेंगे और इस पूरी चर्चा को समाप्त करेंगे।